भी हम लोग जेकोबिन्स क्लब तक पहुंच चुके थे। इतना सबको समझ में आ गया था? यस एंड यस और नो में आंसर दीजिए। आवाज एम आई ऑडिबल? ओके ओके ठीक आ गया। जेकोबिन्स क्लब, अब हाँ जेकोबिन्स क्लब के बाद क्या हुआ कि ये जो जेकोबिन्स क्लब की फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स जो थे इनको बहुत मारते थे, क्योंकि है ना जेकोबिन्स क्लब जो होती थी वो लोअर मिडिल क्लास थी। अब इनकी है ना इन दोनों से बनती नहीं थी। अब यहाँ पे जो अपर मिडिल क्लास थी वो एक तरीके से लोअर मिडिल क्लास को क्या कर रही थी और मना कर रही थी कि वो ऐसा ना करे, बट जेकोबिन्स क्लब अपना ही राज चला रही थी। अब इसी जेकोबिन्स क्लब के बाद इसी जेकोबिन्स क्लब के अंदर जो जेकोबिन्स क्लब को चलाता है ये ज्यादा लंबा चला नहीं, ये 17 समथिंग 17 1.5 ईयर जेकोबिन्स क्लब ने फ्रांस के ऊपर राज किया। उसके बाद जेकोबिन्स क्लब के बाद क्या आती है डायरेक्टरी, क्योंकि जेकोबिन्स क्लब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पर्सन को बहुत मारते थे, तो उसके बाद आ गई डायरेक्टरी। और इसी डायरेक्टरी के बाद आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। और ये जो बंदा है, ये जो बंदा है ये इस बंदे की डेथ के बाद से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। और नेपोलियन बोनापार्ट था कौन, क्या किया उसने, कैसे आया था, मैं आपको बताता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट जो था ये एक तरीके से सबसे पहले सोल्जर था, ठीक है। डायरेक्टली आते 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 मोनार्की जो थी, अब मोनार्की के अंदर जो पीपल थे वो कौन थे, कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव जो टर्म है मैं आपको भी ब्रीफ में बस ये छोटे तरीके से समझा रहा हूँ, इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से कंजर्वेटिव किसको कहते हैं। तो कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो किंगशिप को सपोर्ट करते हैं, उनका ये मानना था कि मोनार्की कभी हटनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब कंजर्वेटिव जब तक डायरेक्टरी थी तब तक कंजर्वेटिव लोग धीरे धीरे कम होने लगे, बट नेपोलियन बोनापार्ट जैसे ही आया इसने क्या किया, इसने जितना तो पूरा नेशनल जो जेकोबिन्स क्लब था, डायरेक्टरी थी, इन सबको इसने हटा ही दिया, ठीक है। इन सबको हटा के इसने क्या करा, ओन रूल्स इसने स्टार्ट कर लिया, खुद का इसने नियम बना लिया। अब ये जो ओन रूल था इसको एक तरीके से आप लोग मोनार्की नहीं कह सकते हो, क्योंकि मोनार्की के अंदर राजा का बेटा राजा बनता है और उसके आने वाला बेटा जो है वो राजा बनेगा। इसके अंदर इसको आप क्या कहोगे, डिक्टेटरशिप। इसने जो फ्रांस की जो गद्दी है उसको अपने अंडर ले लिया। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारी चीजें करी, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारी चीजें करी जिसके अंदर वो कुछ सोसाइटी के अंदर मेजर रिफॉर्म्स लाया, ठीक है। रिफॉर्म्स का मीनिंग सबको मालूम है, माइक अनम्यूट करके आंसर करो। रिफॉर्म्स का मीनिंग सबको मालूम है? कोई आंसर करेगा? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। रिफॉर्म्स का मीनिंग आपको मालूम है? यस और नो में आंसर दीजिए। बेटा यस और नो में आंसर दो, टाइम कम है इसलिए पूछ रहा हूँ, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं। रिफॉर्म्स मतलब होता है चेंजेस, ठीक है, चेंजेस। अब इसने सबसे पहले क्या किया, सोसाइटी के अंदर कुछ चेंजेस किए। सेकेंड चीज, नेपोलियन एक्सपांशन की थ्योरी में बहुत बिलीव करता था। ये चाहता था कि फ्रांस जो है वो पूरे के पूरे यूरोप में फैल जाए,
मतलब जो उसका पूरे जो जर्मनी बर्लिन और जितने भी स्मॉल किंगडम्स थे, ये सब क्या हो, ये सब पूरे के पूरे अंदर इसके अंदर आ जाए, फ्रांस के अंदर आ जाए, और ताकि इस वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा एक एम्पायर सेटअप कर दे। इसके लिए वो हमेशा 1801 से 1814 तक इसने एक्सपांशन किया, ठीक है। बट 1814 के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर आ गए, ठीक है। और इस तरीके से इनकी डिक्टेटरशिप का एंड हुआ। ये जो पूरी की पूरी स्टोरी थी, ये पूरी की पूरी क्या थी, फ्रांस की रिवॉल्यूशन थी, ठीक है। अब नेपोलियन बोनापार्ट के एंड होने के बाद जो पूरी की पूरी कहानी अब चलेगी, वो पूरी की पूरी कहानी का चैप्टर वो अब आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये कहानी पूरी मैंने जो कहानी फ्रांस रिवॉल्यूशन वाइंड अप की, ये किस किस को समझ में नहीं आए वो प्लीज अपना हैंड्स रेज करें। कोई है? अच्छा एक है, आप अपना माइक अनम्यूट करो। जतिन, हाँ बोलो बोलो। बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। जतिन साउंड अलाउ किया था आपने? बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। और कोई है जतिन के सिवा? एनीवन? आगे चले। चलो ठीक है, अब आपका जो चैप्टर है अब उसको स्टार्ट करते हैं। अब एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपके फर्स्ट मतलब जैसे बुक्स फर्स्ट चैप्टर में एक पिक्चर होगी, उस पिक्चर के अंदर कुछ लोग जो होंगे, एनसीईआरटी की बुक सबके पास है कि एक दो के पास ही है या फिर है ही नहीं किसी के पास? बुक्स है किसी के पास एनसीईआरटी की? Yes, sir. है। उसके अंदर उसके अंदर पेज नंबर 3 पे द राइजिंग जो एक पिक्चर दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, वो पिक्चर के अंदर एक स्टेच्यू दिख रहा है। Yes, sir. Yes. अब स्टेच्यू के आगे देखो कुछ लोग जो है वो कुछ लोग स्टेच्यू के आगे, कुछ लोग स्टेच्यू के बहुत पीछे, बहुत बड़ी लंबी लाइन जा रही है, दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है। अब ये जो ये स्टेच्यू है, ठीक है, ये स्टेच्यू इसको फ्रांस में ला सिटियोन बोलते हैं, ठीक है। इस स्टेच्यू के पीछे जो ये लोग हैं, ठीक है, ये पिक्चर मतलब शो क्या करती है, पहले मैं पिक्चर समझाता हूँ। ये पिक्चर ये शो करती है कि स्टेच्यू के पीछे जो ये लोग हैं, ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं रिपब्लिक, लिबर्टी एंड एजुकेशन, ठीक है। और इस स्टेच्यू पे जो इस पार जो लोग हैं, जो आप देख रहे होंगे जिनके ऊपर कोई टोपी वोपी नहीं है, जो सिर्फ एक तरीके से एक फ्लैग है और नॉर्मल है, ये लोग क्या हो चुके हैं, वो इन सब चीजों को समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर जो है ये मेजरली शो ये करती है कि फ्रांस में किस तरीके से थिंकिंग ऑफ पर्संस, मतलब थिंकिंग ऑफ पर्संस को चेंज कैसे किया। तो जो मेजर कंसर्न जहां से बंदे चेंज होते हैं, क्या थी ये पिक्चर थी। जो ये स्टेच्यू है लास्ट सिटियोन की एक मदर डेट है, मतलब उस पिक्चर के अंदर इसको मदर डेट शो किया गया है। इसमें हाउ द पीपल ऑफ फ्रांस हैज नोन अबाउट देयर राइट्स, ठीक है, और हाउ द थ्योरी ऑफ द लिबरलिज्म, रिपब्लिक एंड जितनी भी वेरियस टाइप की लिबर्टीज होती है उसके बारे में लोगों ने जाना, ठीक है। ये पिक्चर सबको समझ में आया?
Yes, sir. ठीक है। Yes. अब फ्रांस के अंदर जैसे 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 नेपोलियन बोनापार्ट का एंड हुआ, अब किसी भी किंग का एंड होता है तो थोड़े टाइम के लिए क्या होता है, वैक्यूम होता है। वैक्यूम समझते हो, मतलब उस टाइम पे ना कोई सोचता है कि मैं जाऊं गद्दी पे, ना जाऊं, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब उस टाइम पे लोकल पीपल किसके बारे में जान रहे थे, लोकल पीपल मतलब जो वहां के लोकल लोग थे वो नेशनल फ्लैग के बारे में जाना। ठीक है, कि राष्ट्र का झंडा क्या होता है। नेशनल फ्लैग उन्होंने कैसे जाना, जब नेपोलियन बोनापार्ट जो था, जब वो अपना एम्पायर एक्सपांशन कर रहा था तो वो एक सिंबल के रूप से अपने फ्लैग्स बनाता था, ताकि वो लोगों को समझा सके कि मैं जो हूँ वो एक तरीके से क्या हूँ, एक इंडिपेंडेंट किंग हूँ, और मेरे अंडर जो पूरी पूरी किंगशिप होगी वो क्या होगी, लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। क्योंकि जो वहां के जो दूसरे स्टेट्स के भी मतलब दूसरे राज्य के भी जो लोग होते थे वो क्या करते थे, वो भी किसके अंडर थे, मोनार्की के अंडर थे। मोनार्की के अंडर रहने से क्या हुआ कि उन लोगों के भी राइट्स वायलेट होते थे। अब जैसे जैसे नेपोलियन बोनापार्ट आगे बढ़ा तो उन लोगों को क्या लगा कि हम लोग फ्री होंगे, तो इसलिए उसने सबसे पहला सिंबल क्या लिया, नेशनल फ्लैग लिया। ठीक है, उसके बाद उसने न्यू सॉन्ग्स बनाए, हाइम्स बनाई, पोइट्रीज लिखी। ठीक है, इन कविताओं को क्या होता था, ये जो हाइम्स सॉन्ग्स हिम्स पोइट्रीज होती थी, इनसे क्या होता था कि लोग अपने नेशनलिस्ट मतलब लोग अपने आप को नेशनलिज्म मतलब नेशनलिस्ट समझते थे कि हाँ यस, हम भी इस राष्ट्र के हैं, हम इस राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट ने सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कर रखा था। सेंट्रलाइज सिस्टम होता क्या है, ब्रीफ में ये है लाइक दैट कि अभी आप देखते होंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट इंडिया में भी करेंटली एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं, इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कुछ काम जो होती है वो राज्य की सरकारें करती है ना, और कुछ काम जो होती है वो सेंट्रल की सरकारें करती है। लाइक नरेंद्र मोदी जी जो होते हैं वो कुछ जैसे बैंक, जैसे कि जनधन योजना, बैंक के जो जितने भी सारे प्रोग्राम्स होते हैं कौन करते हैं, मोदी जी करते हैं। कुछ हमारे शिवराज सिंह मामा जी करते हैं ना। तो उसी तो इसको बोलते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कुछ पावर जो होगी वो सरकार गवर्नमेंट के पास होगी, कुछ पावर जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। बट जब नेपोलियन बोनापार्ट था उसने क्या किया था, पूरी की पूरी पावर को अपने अंडर ले रखा था। मतलब वो पूरा का जो भी होगा वो उसके अलाउंस के बाद ही होगा। यदि उसने हाँ बोला तभी वो काम होगा, यदि उसने ना बोला तो तभी वो काम नहीं होगा। उसके बिना कोई दूसरा कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद इसने कस्टम फ्री ड्यूटीज करी है। अब कस्टम फ्री ड्यूटीज ऑन ट्रांसपोर्ट एंड मर्चेंट्स। अब ये क्या हुआ कि जब लुई 16 था, लुई 16 क्या करता था कि वो टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा देता था। और वो टैक्सेस बढ़ाता कैसे था, लाइक दैट कि आप एक गली एक जैसे कि आप इंदौर से उज्जैन जाओ, आप एक है ना ट्रांसपोर्ट इंदौर से उज्जैन लेके जाओ, तो वहां पे जैसे आप टोल टैक्स पे पहुंचते हो तो आपको टोल का आपको है ना एक तरीके से पर्ची मिलती है। उसी तरीके से जो फ्रांस में होता था, फ्रांस में क्या होता था, बहुत बड़े बिग अमाउंट्स के अंदर यदि आप एक गली से दूसरी गली भी गए तो आपको क्या होना था, टैक्स पे करना पड़ता था। और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, जो उनकी करेंसी उस वक्त होती थी उसके अंदर उनको ज्यादा टैक्सेस पे करना पड़ता था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, उसने सबसे पहले क्या किया कि जो छोटे मोटे जो टैक्सेस होते थे इनको क्या क्या हटा दिया। ठीक है, और इनकी जगह है ना सिर्फ जो मेन जितना टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, जो एक सी रूट से अंदर जो लैंड आने में लगता है उसे उसने उतना ही किया। ठीक है, और इसने सबसे मेजर जो काम किया जो आपके एग्जाम में भी पूछता है वो क्या था, स्पेसिफिक वेट मेजरमेंट। ठीक है, अब स्पेसिफिक वेट मेजरमेंट क्या है, देखो तो आपने जब 6th या 7th की साइंस की बुक पढ़ी होगी उसके अंदर आपने आईसीएमआर जब चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट पढ़ा होगा तो उसके अंदर है ना आईसीएमआर जो इंडियन आईसीएमआर सॉरी जो पूरे स्टैंडर्ड वेट स्टार्ट करती है। ठीक है, तो उसकी एक आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसने जहां पे बोला था कि यूरोप के अंदर सबसे पहले है ना
वेट मतलब वेट मेजर करने के लिए ना एक फिक्स वैल्यू स्टैंडर्ड करी गई थी। तो जो फिक्स वैल्यू स्टैंडर्ड करवाने वाला किंग था वो कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। उसने ये इसलिए ऐसे करवाया क्योंकि आप सपोज समझो आप कि कोई बंदा है, वो है ना, वो यहाँ समझो वो इस प्लेस में रहता है और ये फ्रांस है, ठीक है। अब वो बंदा यहाँ से है ना ट्रेड करने आता है, ठीक है। अब पहले जो वस्तु विनिमय पहले जो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी उसमें क्या हो जाते हैं कि हम एक चीज लेते थे, जो बंदे के सामने वाले की नीड है हम उसको वो चीज देते थे, और जो हमारी नीड है वो बंदा हमें देता था। बट इससे क्या होता था, इससे गुड ट्रेड नहीं होता था। अब इसमें क्या ये हो गया कि यहाँ पे स्पेसिफिक वेट कंसर्न इसने कर दिया। अब इस बंदे ने सामान लिया, इस बंदे को सामान की नीड है 6 किलो, ठीक है, और इस बंदे को सामान की नीड है 3 किलो। अब उस वक्त पत्थर और वेरियस टाइप के इंस्ट्रूमेंट थे। अब इन पत्थरों के अंदर भी क्या होता था, एरर होता था। अब इस एरर में इस बंदे को जितनी नीड है उतनी यदि इसको नीड नहीं मिली तो इसको क्या होता था, इसको लॉसेस होते थे। अब इस लॉसेस को फ्रांस स्टे नहीं कर सकता था और एक मेजर कंसर्न था, तो इसलिए इसने क्या किया कि एक स्पेसिफिक वेट डिसाइड कर दिया, मतलब जो हम नापते हैं केजी, किलोग्राम, ग्राम, इन सब के अंदर। तो उसने स्टार्टअप वहां से स्टार्ट कर दिया ताकि लोग स्पेसिफिक वेट से नापे, ताकि लोग ताकि है ना जो ट्रेड के अंदर जो जितना वेट डिफिशिट होता है वो ना हो, ठीक है। इतना सबको समझ में आया? Yes, sir. आ गया? ओके। Yes, sir. हाँ बोलिए। Yes, sir. किसी को भी तो कोई डाउट नहीं आया? किसी को कोई डाउट है? No, sir. चलो No, sir. ओके गुड। अब एक हेलो सर। उस पे ना मैं आपको समझाता हूँ कि चैप्टर के अंदर है क्या वापस। फ्रांस से ये फ्रेंच है। फ्रांस में रहने वाले लोगों को फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। हेलो, फ्रांस में रहने वाले लोगों को फ्रेंच बोलते हैं। अब इस रिवॉल्यूशन क्या था, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ हुई, अब लोगों की जो थिंकिंग होती है धीरे धीरे, लोग जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे कि आप लोग भी बाहर जाते होंगे तो आप लोग अपनी चीजें शेयर करते हो ना, उसी तरीके से यहाँ पे लोगों का जो रिवॉल्यूशन हुआ, ये रिवॉल्यूशन भी धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में जाने लगे, क्योंकि ये लोग किससे जाते थे, ट्रेड करने के लिए जाते थे, मर्चेंट्स होते थे, गुड्स एंड नीड्स डिलीवरी करते थे। अब ये जो नेशनलिज्म यहाँ जो फैला, ये धीरे धीरे करके क्या गया, पूरे का पूरे यूरोप में फैलने लग गया। और सबसे पहले जो ये फैला, जहां क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट भी अटैक कर रहा था, उसने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड इन लोगों को जीत लिया था। जीत तो लिया था, तो वहां से उसकी स्टार्टअप तो हो गई थी, बट जब लोग फ्रांस के लोगों से मिल रहे थे तो वहां से धीरे धीरे करके नेशनलिज्म के बारे में जान रहे थे। भले ही नेपोलियन बोनापार्ट का टाइम बड़ा शॉर्ट था, 1810 मतलब 1801 से 1814 में 14 साल उसने एक्सपांशन किया, बट उस एक्सपांशन के अंदर लोग एक दूसरे से मिलके है ना नेशनलिज्म के बारे में जानना स्टार्ट कर चुके थे। अब इस नेशनलिज्म का इम्पैक्ट पूरे अब इस नेशनलिज्म ये स्प्रेड हुआ कैसे, अब ये आगे बढ़ा कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से।
ये दोनों आपको दिख रहे हैं, फ्रेंच आर्मी सिविल कोड ऑफ 1804। यस सर। ठीक है, इसको इस पॉइंट्स को मैं रिपीट कराता हूँ वापस, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया। ओके, फ्रेंच आर्मी। अब जब नेपोलियन ने फ्रांस की गद्दी संभाली थी 1800 में, ठीक है, तो इसने सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा इसने ध्यान दिया वो उसने दो चीज पे इसके टाइम पे जो हिस्ट्रियों ने हिस्ट्री पढ़ते हैं उन्होंने बताया है। इन्होंने सबसे पहले फ्रेंच आर्मी जो है इसको इन्होंने बहुत एक्सपांड किया, और सेकंड जो इन्होंने सिविल कोड ऑफ 1804 जिन्होंने एक रिफॉर्म बनाया, रिफॉर्म मतलब चेंजेस बनाया, ठीक है। अब फ्रेंच आर्मी जो थी, पहले फ्रेंच आर्मी को लोग क्या मानते थे कि जहां जहां फ्रेंच आर्मी पहुंचती थी इनको ये लोग क्या मानते थे, एज सिंबल ऑफ नेशनलिस्ट, ठीक है। इनको नेशनलिस्ट की मीनिंग तो सबको मालूम है ना, द पर्सन्स who brings positive changes in the society or any country, they are known as a nationalist। ओके, तो एज अ सिंबल ऑफ इनको नेशनलिस्ट मानते थे। तो जो दूसरी कंट्रीज के लोग थे वो इनका क्या करते थे, वेलकम करते थे, क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज के लोग थे वो भी इससे मोनार्की से बहुत ज्यादा परेशान थे। अब मोनार्की से ज्यादा परेशान होने के कारण वो क्या करते थे, फ्रेंच आर्मी को सपोर्ट करते थे, और इसी सपोर्ट के कारण नेपोलियन जो था वो धीरे धीरे करके जीतने लग गया था, ठीक है। अब दूसरी चीज जो है, उसने सिविल कोड ऑफ 1804, इसके अंदर इसने क्या क्या किया था, इसको मैं आपको अपनी बुक की लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। उसने सबसे पहले क्या था, अब आपके एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि सिविल कोड ऑफ 1804 होता क्या है, ठीक है। अब मैंने आपको इसके पहले सिविल कोड ऑफ 1804 के कुछ पॉइंट्स आपको मैंने समझा दिए थे, बट ये जो पॉइंट्स है एक तरीके से आपको है ना, इस जो आप आंसर लिखोगे उस पर कुछ ब्रीफ पॉइंट में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छे से आंसर लिख पाओ। अब इसके लिए जो भी रिफॉर्म्स किए थे, चेंजेस किए थे, वो एक सिविल कोड ऑफ 1804 के अंदर किए थे, ठीक है। पहला पॉइंट तो फ्रेंच आर्मी है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दूसरा जो है सिविल कोड ऑफ 1804, इसने क्या किया था, जैसे इसने गद्दी मतलब किंगशिप ली थी तो इसने डेमोक्रेसी खत्म कर दी थी, ठीक है। डेमोक्रेसी खत्म करी, बट डेमोक्रेसी खत्म करने के बाद भी डेमोक्रेसी समझते हैं डेमोक्रेसी क्या होता है? यस सर। क्या होता है डेमोक्रेसी, डिफाइन करेंगे? यस सर। ऑल द स्टूडेंट्स जिसको डेमोक्रेसी मालूम है प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके डिफाइन करो।
A system in which government of a country is elected by people. गुड, इलेक्टेड बाय पीपल। गवर्नमेंट गवर्नमेंट ना करके आप उसको क्या बोलेंगे, हेड ऑफ कंट्री, ठीक है। गवर्नमेंट सही है, बट इस टाइम पे जो हम क्या पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में उसको हेड ऑफ द कंट्री कहते हैं, ठीक है। अब जब फ्रांस रिवॉल्यूशन चल रहा था तो उसमें क्या था, उसमें है ना सबसे पहले लुई 16 को हटाया, उसके बाद क्या आई, उसके बाद नेशनल असेंबली आई, नेशनल असेंबली के बाद क्या आई, जेकोबिन्स क्लब आई, जेकोबिन्स क्लब के बाद क्या आई, डायरेक्टरी आई, डायरेक्टरी के बाद कौन आया, नेपोलियन बोनापार्ट। अब जो ये नेशनल असेंबली, डायरेक्टरी और जेकोबिन्स क्लब आए, these represent the group of the members। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी इन लोगों ने, ताकि ये लोग रूल्स एंड रिफॉर्म्स बना सके, पीपल कैसे लोगों के ऊपर राज कैसे करना है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि उस जो उन्होंने पार्लियामेंट बनाई थी उसको क्या उन्होंने कहा, डेमोक्रेसी का, ठीक है। तो उसने वो डेमोक्रेसी हटा दी और पूरी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा बनाया ताकि वो खुद के अंडर ले सके और वो अच्छे से चल सके, ठीक है। जिसको हमने क्या कहा था, सेंट्रलाइज, जिसको हमने कहा था सेंट्रलाइज किंगशिप, जो मैंने आपको इसके पहले एक्सप्लेन किया था। दूसरा क्या था, एबोलिश प्रिविलेज ऑन बर्थ फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पर्संस के पास कुछ राइट्स होते थे। वो राइट्स क्या होते थे कि यदि आपने फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में जन्म लिया है तो आपको क्या होगा, आपके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगेगा, ठीक है। आपको कुछ स्पेशल राइट्स मिलेंगे, आपको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगे। आप थर्ड स्टेट से ना जो क्या बोलते हैं टैक्सेस आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड होगा फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडल लॉर्ड्स का मीनिंग सबको मालूम है, आवाज नहीं आ रही है क्या, माइक अनम्यूट करना। निकिता आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. बेटा अपना नेट रिफ्रेश करो। हाँ, तो अब प्रिविलेज, अब फ्यूडल लॉर्ड्स मालूम है सबको क्या होता है? बेटा पल्लव ने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है। बेटा माइक अनम्यूट करके ये बताओ, किसी को फ्यूडल लॉर्ड्स मालूम है? यस और नो में तो आंसर दो। No, sir. ये मालूम है, ठीक है। नो ओके, कोई बात नहीं। फ्यूडल लॉर्ड्स किसको कहते हैं? सिंपली ये देखो, फ्यूडल लॉर्ड्स उसको कहते हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि एक एम्पायर है, अब इस एम्पायर के अंदर सब आप लोग ये जानते हो कि उस वक्त एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता था, लोग किस पे डिपेंड होते थे, खेती किसानी पे, पीजेंट्स के ऊपर डिपेंड होते थे। अब जो ये पीजेंट्स होते थे, ये क्या करते, अब इनके ऊपर भी इनको क्या होता था कि अब डायरेक्ट तो किसी से टैक्स मांगने नहीं जाएगा कि भाई तू मेरे को टैक्स दे, आज तेरा इतना हो चुका है, मुझे ना टैक्स पे कर, वरना मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा, ठीक है, या तो कन्विक्ट कर दूंगा। तो इसने क्या किया था, इन्होंने कुछ ना लोगों को अपॉइंट किया था। अब ये जो लोग होते थे, ये इन लोगों के बीच क्या करवाता था कि ऑक्शन करवाता था। ऑक्शन मतलब क्या, बोली। बोली मतलब क्या, जैसे कि समझो कि ये मोबाइल है, ठीक है। अब इस मोबाइल को है ना, यहाँ पे ना 10 लोग सपोज समझा कि आप लोग बैठे हो। अब मैंने ये बोला कि ये जो मोबाइल है ये किसका है, ये औरंगजेब का मोबाइल है। तो आप, मैं पूछूंगा, मैं ये कहूंगा कि इस मोबाइल को मुझे बेचना है। अब इस मोबाइल को जब मुझे बेचना है तो लोग क्या करेंगे, लोग इसके प्रति अट्रैक्ट होंगे और इसके लिए क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेमेंट करेंगे। उसी तरीके से जो ये ऑक्शन होता था, किंग क्या करता था कि कुछ लोगों के बीच है ना, कुछ लैंड्स को लेके जाता था, मतलब लैंड्स का प्रस्ताव लेके जाता था, लैंड लेके तो नहीं जा सकता, तो प्रस्ताव लेके जाता था और वहीं पे ये लोग बोली लगाते थे और ये डिसाइड करते थे कौन कितना टैक्स पे करेगा साल के एंड में। और इन्हीं लोगों को क्या बोलते हैं, फ्यूडल्स बोलते हैं, ठीक है। और यही लोग हिंदी में इसको हम कहते हैं सामंत। ओके, समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. फ्यूडल्स। तो इसने क्या किया कि जो फ्रांस के अंदर फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स किसके अंदर आते हैं, सेकंड स्टेट के अंदर। उनके जो प्रिविलेजेस थे ताकि वो लोग जमीन हड़प लेते थे, वो इसने क्या किया, छीन लिया।
ओके, मतलब उनके जो ये स्पेशल प्रिविलेजेस थे वो उसको हटा दिया उसने, ठीक है। अब ये वाला तो मैंने आपको समझा ही दिया, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट, इसने क्या है कि स्टैंडर्ड वेट और मेजरमेंट फिक्स कर दिया। ओके, समझ में आया सबको सिविल कोड ऑफ 1804? Yes, sir. किसी को कोई No डाउट? sir. No sir. ये हैंड रेस किसका है? चलो ठीक, बेटा नोट्स की टेंशन ना कर, नोट्स की टेंशन मत करना, ठीक है। यहाँ पे जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के लिए लिखे हैं। मैं आपको है ना नोट्स भिजवा दूंगा आंसर्स फॉर्म में, वो टेंशन ना लो। बट हाँ, यहाँ पे ना जो भी चीज समझ में नहीं आए वो माइक अनम्यूट करके पूछ लेना, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत डीपली है, ठीक है। इसमें यदि एक वर्ड भी समझ में नहीं आएगा तो आपको है ना लोगों की अंडरस्टैंडिंग लोग सोचते क्यों थे और उसके कारण से ना रिवॉल्ट कैसे अराइज हुआ वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ वर्ड जो होते हैं लिबरलिस्ट, नेशनलिस्ट, कंजर्वेटिव, रेडिकल्स, इन सब वर्ड्स की थ्योरी जानेंगे कि ये वर्ड्स आए कहां से, ठीक है। ओके बेटा, अब एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। वो लास्ट पॉइंट ये है, वो है थोड़ी बहुत जो हमने फ्रेंच आर्मी पढ़ी थी, ठीक है, उससे रिलेटेड है। ये जो टर्म है एम्बिगस ऑफ लिबर्टी, ओके, ये टर्म आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। जब आप बुक रीड करोगे तो फ्रेंच आर्मी, जैसे कि जब नेपोलियन बोनापार्ट जब एक्सपांशन कर रहा था फ्रांस का पूरे वर्ल्ड में, तो वहां पे फ्रेंच आर्मी जो थी, तो क्योंकि अब राजा जाएगा तो सेना भी जाएगी, तो लोग जो फ्रेंच आर्मी का वेलकम करते थे उसको किस सिंबल में मानते थे? उस सिंबल का नाम है हैमिनर ऑफ लिबर्टी। इसका मतलब क्या है? स्वतंत्रता की सेना, ओके, ठीक है। बट ये जो जब तक एक्सपांशन कर रहा था ठीक है, बट आपको ये मालूम है कि नेपोलियन जो था वो क्या था? डिक्टेटर था, डिक्टेटर था ही था, ठीक है। डिक्टेटर के कारण जो लोग, जो पीपल्स थे, वो जब इसको हैमिनर्स ऑफ लिबर्टी कहते थे, वो उसके बाद इस फ्रेंच आर्मी से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। क्यों नहीं हो पा रहे थे? सेटिस्फाई मतलब किस तरीके से नहीं हो पा रहे थे कि देखो, जब स्टार्टिंग हुई तब तो यार लोगों ने वेलकम किया कि यार ये तो हमारी स्वतंत्रता लेके आए, हम जिस मोनार्की में रहते वहां